ये कहानी है एक बच्चे की जिसका सपना था वर्ल्ड का सेकंड बेस्ट स्वॉर्ड्समैन बनने का, लेकिन वो बना हिस्ट्री का सबसे बड़ा सामुराई, जिसका जिक्र आज तक डीमन स्लेयर वर्ल्ड में होता है, और वो है योरुची। कहानी की शुरुआत होती है सेनगोकू एरा में, एक ऐसे समय में जो जापान के हिस्ट्री का सबसे मुश्किल पीरियड माना जाता है। उस वक्त सुगिकुनी क्लैन में अकिनो सुगिकुनी नाम की लेडी ट्विंस को जन्म देती है। उस एरा में ट्विंस का जन्म होना बैड लक माना जाता था, क्योंकि इस वजह से आगे जाकर गद्दी को लेकर सक्सेशन कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ने का खतरा रहता था। अब जो छोटा बच्चा था उसके सिर पर एक बर्थ मार्क था। इस बात से अकिनो का पति बिल्कुल खुश नहीं था, जिस वजह से उसने उस बच्चे को मार डालने का फैसला लिया। लेकिन जब ये बात अकिनो को पता चली तब उसने अपने पति को रोक दिया। अकिनो, जो एक बहुत ही काम और पोलाइट लेडी थी, आज अपने पति पर चिल्ला उठी, क्योंकि उसे अपने छोटे बच्चे को बचाना था। फाइनली उसके गुस्से के आगे हार मानते हुए अकिनो का पति उस बच्चे को नहीं मारता, पर उसे मारने के बजाय कहा कि जब ये बच्चा 10 साल का होगा तो उसे टेम्पल भेजा जाएगा मॉन्क बनने के लिए। अकिनो उस बच्चे का नाम रखती है योरुची। योरुची की लाइफ आसान नहीं थी। दोनों बच्चों को अलग अलग तरीके से पाला गया। बड़े बेटे मिचिकात्सु को अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, अच्छा एजुकेशन मिलता था, जबकि योरुची को खराब खाना, गंदे कपड़े दिए जाते थे। योरुची जब 2 साल का था तब उसके पिता ने उसे अनवांटेड चाइल्ड बोल दिया था, जिसे सुनने के बाद योरुची ने तभी से चुप रहना शुरू कर दिया। योरुची 7 साल तक एक भी शब्द नहीं बोला, जिससे लोगों को लगा शायद योरुची डेफ है। इस चक्कर में उसकी माँ ने उसके लिए हानाफोड़ा इयररिंग्स बनवाए, इस उम्मीद में कि देवी देवता उसे आशीर्वाद देंगे और वो ठीक हो जाएगा। योरुची अक्सर अपनी माँ के पास रहता और उसकी लेफ्ट साइड को गले लगाता। ये सब देखकर मिचिकात्सु को योरुची पर दया आती थी। जब कभी उनके पिता आसपास नहीं होते, मिचिकात्सु चुपके से योरुची से मिलने जाता था। मिचिकात्सु एक बार अपने हाथों से फ्लूट बना के योरुची को गिफ्ट देता है। उसके बाद एक दिन जब मिचिकात्सु स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहा था, योरुची ने पहली बार मुस्कुराते हुए अपने भाई से बोला, भैया, तुम्हारा सपना तो सबसे पावरफुल सामुराई बनने का है ना? मैं तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूँ, तो मैं सेकंड बेस्ट सामुराई बनूंगा। योरुची का सपना सामुराई बनने का था, लेकिन उसे पता था कि 10 साल का होने पर उसे टेम्पल भेजा जाएगा। आगे मिचिकात्सु के टीचर ने योरुची को भी एक ट्रेनिंग स्वॉर्ड दी और उसे कुछ बेसिक स्वॉर्ड हैंडलिंग सिखाई, और बस पलक झपकते ही योरुची ने उस टीचर को ही 4 बार मार दिया, जिसमें उसने टीचर के नेक, चेस्ट, स्टमक और पैरों को टारगेट किया था। योरुची ने इतनी तेजी से मारा कि वो टीचर बेहोश हो गया। ये कुछ ऐसा था जो मिचिकात्सु कभी नहीं कर पाया था। उसके बाद योरुची ने कभी सामुराई बनने की बात नहीं की, क्योंकि दूसरों को चोट पहुंचाना उसे पसंद नहीं था। मिचिकात्सु, जिसने ये सब देखा था, वो बार बार योरुची से इस बारे में पूछता है। तब योरुची बताता है कि वो किसी को भी ट्रांसपेरेंट देख सकता है, उनके बोन्स, उनके मसल, सब कुछ, जिसे ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड भी कहा जाता है। मिचिकात्सु उस दिन जो कुछ हुआ था उसी के बारे में सोच रहा था। उसे लगा अगर ये बात उसके पिता को पता चली तो योरुची क्लैन का नया वारिस बन जाएगा और उसे मॉन्क बनने के लिए भेज देंगे। तभी रात के 3 बजे के करीब योरुची अपने भाई को आवाज लगाता है और बताता है कि उनकी माँ अब नहीं रही। साथ ही साथ वो बताता है कि वो अभी इसी वक्त घर छोड़कर टेम्पल जाने वाला है। योरुची उस बांसुरी के लिए अपने भाई को शुक्रिया कहता है और घर छोड़कर चला जाता है। बाद में हम देखते हैं मिचिकात्सु को अपनी माँ की डायरी मिलती है, जिससे उसे पता चलता है योरुची को अपनी माँ की बीमारी के बारे में सब कुछ पहले से पता था, कैसे उसकी लेफ्ट साइड कमजोर हो गई थी और योरुची बार बार अपनी माँ को चलने में सपोर्ट करता था। योरुची को यह भी पता चल चुका था कि उसके पिता उसे वारिस बनाने वाले हैं और मिचिकात्सु को टेम्पल भेजने वाले हैं। इस सब के चलते योरुची घर से भाग गया ताकि ऐसा ना हो। योरुची के मिचिकात्सु के लिए इतना कुछ करने के बाद भी उसके दिल में योरुची के लिए और ज्यादा नफरत और जलन बढ़ने लगी, क्योंकि हर चीज में योरुची उससे बेहतर होता जा रहा था। वही दूसरी ओर हम देखते हैं योरुची एक दिन और एक रात बिना रुके, बिना थके भागता रहा। वही पहाड़ों में उसे अपनी ही उम्र की एक लड़की मिलती है, जिसका नाम होता है ऊटा। ऊटा का पूरा परिवार बीमारी के कारण मर चुका था। तब योरुची उसके साथ रहने का फैसला करता है और 10 साल बाद दोनों शादी कर लेते हैं। उसके बाद जब ऊटा प्रेग्नेंट हुई, उसके डिलीवरी का वक्त करीब था, तब योरुची मिडवाइफ को बुलाने के लिए घर से निकलता है। मिडवाइफ बेसिकली उसे बोला जाता है जो बच्चे के डिलीवरी में मदद करती है, जिसे हम दाई बोलते हैं। योरुची ऊटा से प्रॉमिस करता है कि वो सूरज ढलने से पहले लौट आएगा,
रास्ते में यूरुची ने एक बूढ़े आदमी की मदद कर दी, जिस वजह से काफी टाइम बर्बाद हो गया। उसने सोचा कि अब वो अगले दिन मिडवाइफ को बुलाएगा और वो घर वापस लौट गया। जब तक वो घर पहुंचता तब तक सूरज ढल चुका था। घर पहुंचते ही उसने देखा कि एक डीमन ने ऊटा और उसके बच्चे को जन्म लेने से पहले ही मार दिया था। ये सब देखकर यूरुची को गहरा सदमा पहुंचा और वो ऊटा की लाश को अपनी बाहों में 10 दिन तक पकड़कर बैठा रहा। 11वें दिन वहां एक डीमन स्लेयर आया, जिसके समझाने के बाद यूरुची ने उन्हें दफन कर दिया। इस गम ने यूरुची को फिर से तलवार उठाने पर मजबूर कर दिया और उसने डीमन स्लेयर बनने की ट्रेनिंग शुरू कर दी। अपने डीमन स्लेयर मार्क और तलवारबाजी के नेचुरल टैलेंट के सहारे यूरुची एक इनक्रेडिबल और पावरफुल डीमन स्लेयर बन गया। कुछ टाइम बाद यूरुची और मिचिकात्सु का दोबारा आमना सामना हुआ। एक डीमन ने मिचिकात्सु के पूरे सामुराई क्लैन को मार दिया और अब सिर्फ मिचिकात्सु अकेला बचा था। तभी वहां यूरुची आ जाता है। यूरुची ने उस डीमन को बिना किसी भी परेशानी के आराम से मार दिया, जिसके बाद यूरुची अपने भाई के साथियों की मौत के लिए उससे माफी मांगता है। उस वक्त यूरुची ने अपनी सन ब्रीदिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया था, जो बाद में इसी नाम से जानी गई। यूरुची हमेशा से ही दूसरों की मदद करना चाहता था, इसलिए उसने दूसरे डीमन स्लेयर्स को ये टेक्निक सिखाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उसके जैसा परफेक्ट फॉर्म नहीं बना पाया। उसके बाद यूरुची ने टेक्निक्स को ही मॉडिफाई किया ताकि लोगों को अपने स्ट्रेंथ के मुताबिक पावरफुल बनाया जा सके। इस तरह उसने वाटर, विंड, फ्लेम, स्टोन और थंडर ब्रीदिंग टेक्निक्स को डेवलप किया। आगे इन टेक्निक्स को मास्टर करने वाले डीमन स्लेयर्स को हाशिरा के नाम से जाना गया। मिचिकात्सु ने भी सन ब्रीदिंग सीखने की कोशिश की, पर वो फेल हो गया। इसलिए उसने अपना खुद का स्टाइल बनाया, जिसे मून ब्रीदिंग कहा गया। कुछ टाइम बाद यूरुची का सामना होता है मुजान से, जो सारे डीमंस का क्रिएटर और डीमन स्लेयर का सबसे बड़ा दुश्मन था। तब वहां उसके साथ तमायो भी थी। कहा जाता है कि जब यूरुची ने मुजान से लड़ना शुरू किया, तब उसकी स्किल और स्पीड इतनी जबरदस्त थी कि मुजान को पहली बार अपनी मौत नजर आ रही थी। यूरुची ने अपनी ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड की पावर से देखा कि मुजान के पास 7 हार्ट्स और 5 ब्रेन थे, जो अपनी जगह बदल सकते थे। तब यूरुची ने अपनी स्वॉर्ड से एक ही बारी में मुजान के ऊपर मल्टीपल अटैक्स किए, जिससे एक पल के लिए मुजान को लगा कि वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मुजान मुश्किल से अपने आप को बचा पा रहा था। तब मुजान ने अपनी जान बचाने के लिए अपनी बॉडी को 1800 पीसेस में तोड़ दिया और हर एक पीस अलग अलग डायरेक्शन में भाग गया। तब यूरुची ने तुरंत जितने हो सकते थे उतने पीसेस को काट दिया, जो कि 1500 पीसेस के करीब थे। बाकी बचे 300 पीसेस के कारण मुजान बच गया और अपने आप को रीजनरेट कर पाया, पर यूरुची का डर उसके दिमाग में हमेशा के लिए छप गया। तमायो को तब समझ आया कि मुजान के वीक होने के कारण उस पर से मुजान का कंट्रोल जा चुका है। तब यूरुची उसके पास गया और तमायो ने उसे सब कुछ बता दिया जो उसे मुजान के बारे में पता था। तमायो बोलती है यूरुची का मुजान से दोबारा मिलना मुश्किल है, क्योंकि अब वो यूरुची के मरने तक तो बाहर नहीं आने वाला। उसके बाद यूरुची तमायो को छोड़ देता है। फिर यूरुची के पास कुछ डीमन स्लेयर्स आते हैं और उसे बताते हैं कि उसका भाई मिचिकात्सु ऑर्गेनाइजेशन से गद्दारी करके खुद डीमन बन गया है। अब यूरुची के ऊपर 3 इल्जाम लग चुके थे। पहला, मुजान को ना मार पाना, दूसरा, तमायो को भागने देना और तीसरा, अपने ही भाई का धोखा देना। यूरुची इस सब की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता है। तब बाकी डीमन स्लेयर्स डिमांड करते हैं कि यूरुची खुद की जान ले ले, लेकिन तभी डीमन स्लेयर्स कॉर्प्स के नए लीडर उसे ऐसा करने से रोक देते हैं और उसे बैनिशमेंट दिया जाता है। अपने बैनिशमेंट के बाद यूरुची ने महसूस किया कि उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था और उसे किसी से बात करने की जरूरत है। तब उसके दिमाग में सिर्फ उसके दोस्त सुमियोशी और सुयाको आते हैं। यूरुची सुमियोशी के साथ बैठकर उसे अपनी पूरी कहानी शुरू से बताता है। अपने पास्ट और मुजान को जिंदा छोड़ने का पछतावा उसे उदास कर देता है। तभी वहाँ सुमियोशी की बेटी सुमिरे आ जाती है और यूरुची से एक हग मांगती है। सुमियोशी के कहने पर यूरुची उसे गोद में उठा लेता है, जिससे सुमिरे खुशी से हंसने लगी। उस पल ने यूरुची को रुला दिया और उसने सुमिरे को अपने गले लगा लिया। थोड़ी देर बाद सुयाको वहां आ जाती है और वो यूरुची को दिलासा देती है। आगे सुयाको यूरुची से रिक्वेस्ट करती है कि उसे सन ब्रीदिंग के फॉर्म्स को देखना है, जिसके लिए यूरुची मान जाता है और उसे सब फॉर्म करके दिखाता है। कहा जाता है कि ये फॉर्म्स परफॉर्म करते वक्त ऐसा लगता था मानो वो कोई स्पिरिट है जो डांस कर रही है।
अब सुमियोशी इस सब को बड़ा ध्यान से देखता है और इसे डांस के रूप में याद रखता है। सुमियोशी आगे कहता है यूरुची उनसे मिलने कभी भी आ सकता है। तब यूरुची उसे अपने हनाफोड़ा इयररिंग्स दे देता है। सुयाको और सुमियोशी को ये एहसास हो गया था कि ये उनकी यूरुची के साथ आखिरी मुलाकात होने वाली है और अब वो उन्हें दोबारा नहीं मिलेगा। यूरुची को जाता देख सुमियोशी बहुत इमोशनल हो जाता है और वो यूरुची को बताता है कि वो सन ब्रीदिंग फॉर्म्स को और हानाफुड़ा इयररिंग्स को अपनी आने वाली पीढ़ी को सिखाएगा और इसे हमेशा जिंदा रखेगा। ये सुनकर यूरुची पलटता है और मुस्कुराता है। अब कई साल बीत जाते हैं और हम देखते हैं जहाँ डीमन स्लेयर मार्क्स वाले लोग 25 साल तक जीते थे, वहाँ यूरुची 80 साल का हो चुका था। हालांकि उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी, इसके बावजूद वो डीमंस को मार रहा था। ऐसे ही एक दिन उसका सामना होता है उसके अपने भाई मिचिकात्सु से, जो अब कोकुशिबो के नाम से जाना जाता है और अब वो मुजान का सबसे पावरफुल अपर मून डीमन बन चुका है। अपने भाई को इस हाल में देखकर यूरुची अंदर से टूट जाता है। वही दूसरी ओर कोकुशिबो के अंदर सिर्फ नफरत थी। कोकुशिबो के पास 6 आंखें होने के बावजूद उसे कभी अपने भाई का प्यार नजर नहीं आया। उल्टा उसे घिन आने लगी कि उसका छोटा भाई इतना बूढ़ा होकर भी जिंदा था, जबकि उसके पास जन्म से डीमन स्लेयर मार्क था। यूरुची जानता था कि उसे अपने भाई को मारना ही होगा। तब यूरुची वार करने के लिए प्रिपेयर करता है, जिसे देख अब कोकुशिबो की नफरत धीरे धीरे डर में बदलने लगी थी, क्योंकि जब उसने देखा यूरुची अभी भी उतना ही ताकतवर है जितना पहले था। यूरुची तुरंत कोकुशिबो के गले पे वार करता है। ये अटैक इतना तेज था कि कोकुशिबो कुछ कर ही नहीं पाया। गुस्से में कोकुशिबो अगले वार का इंतजार करता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि यूरुची ओल्ड एज के कारण ऐसे ही मर जाता है। जिसे देख कोकुशिबो गुस्से से फट पड़ता है। जो आदमी मुजान और कोकुशिबो दोनों को लगभग मार ही चुका था, अब हमेशा के लिए जा चुका था। गुस्से से भरा कोकुशिबो अपने भाई की लाश पर वार करने लगता है। तब उसने देखा कि यूरुची के पास वही फ्लूट थी जो उसने बचपन में उसे दी थी। जिसे देख कोकुशिबो के आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। जिसके बाद कोकुशिबो उस टूटी हुई फ्लूट को उठाता है और अपने साथ ले जाता है।